नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। लयारी की एक गली में खुशी का माहौल था। लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग फुटबॉल के मैच का मजा ले रहे हों। कराची का एक रिपोर्टर जिसका के नाम शाहिद था, वो उस भीड़ वाली जगह में जाने की कोशिश कर रहा था। किस किस का मैच हो रहा है वो ये देखना चाहता था। उसने वहां देखा कि सरदार उजैर बलोच, नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला जैसे लयारी के गैंगस्टर्स शामिल हैं। लोग वहां शोर मचा रहे थे, कोई सीटी बजा रहा था तो कोई आवाजें निकाल रहा था। सरदार उजैर बलोच ने फुटबॉल को ठोकर लगाई। वो लुढ़क कर बाबा लाडला के पास आई। ऐसे ही उसने भी किक मारी तो वो किसी और के पास चली जाती है। शाहिद ने उसे गौर से देखा तो वो देखकर दंग रह गया। जिससे वो फुटबॉल खेल रहे थे वो बॉल नहीं, वो इंसान का सर था। वो सर था अरशद पप्पू का। गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बताया था कि अरशद पप्पू की पहले उंगलियां काटी गई, उसके बाद पैर तोड़े गए, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अरशद पप्पू भी एक बड़ा गैंगस्टर था। पप्पू ने एक शख्स को घायल कर उसके शरीर के 16 टुकड़े कर दिए थे। इसको करने के बाद वो काफी मशहूर हो गया था। उसको मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया था। पप्पू का उस वारदात को करने के बाद ये कहना था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैंने उसके 16 पीस किए, नहीं तो मैं और करता। अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत अरशद पप्पू का एक समय दोस्त हुआ करता था। उन्होंने मिलकर लयारी में कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम तक पहुंचाया। लयारी के लोगों का कहना था कि रहमान बलोच कबीले का सरदार था, वहीं पुलिस का कहना है कि वो डाकुओं का सरदार था। कहते हैं रहमान डकैत को पुलिस ने 2 बार अरेस्ट किया, दोनों बार वो फरार हो गया था। 1976 में कराची के लयारी में हाजी दाद मोहम्मद के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया। सरदार अब्दुल रहमान बलोच के लिंक ईरान और बलोचिस्तान में भी थे। वो रईस था और प्योर बलोच था। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि उसके पिता हाजी दाद मोहम्मद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। उन्होंने इलाके में कई अच्छे काम किए। उन्होंने स्कूल खुलवाए, फुटबॉल और बॉक्सिंग क्लब बनवाए। वहीं पुलिस के मुताबिक दाद मोहम्मद उर्फ दादल, जो के रहमान का पिता था, शेर मोहम्मद उर्फ शेरू, बेग मोहम्मद उर्फ बेकल और ताज मोहम्मद उर्फ ताजू, ये सभी क्राइम से जुड़े हुए थे। शेरू और दादल जुए सट्टे का धंधा किया करते थे। लयारी में उस दौर में दूसरे ग्रुप के बदमाश भी थे। कलरी में इकबाल उर्फ बाबू डकैत की चला करती थी। वहीं लयारी के नदी के उस पार जहानाबाद और इलाके के आसपास के एरिया में हाजी लालू की चला करती थी। वहां वो लोगों को अगवा कर उनसे फिरौती लिया करता था। उनके जुए सट्टे के अड्डे हुआ करते थे। हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। हाजी लालू को दूसरी गैंग के लोग गॉडफादर का दर्जा दिया करते थे। हाजी दाद मोहम्मद उर्फ दादल और हाजी लालू ग्रुप के एक दूसरे से अच्छे लिंक थे। दोनों का अपने इलाके में नाम था। बताया जाता है कि हाजी लालू इतना पावरफुल था, पुलिस के ट्रांसफर और पोस्टिंग को वही करवाता था। एक बार एक मुंशी रजिस्टर लेकर खड़ा था। उसको इशारा किया जाता है कि मीटिंग यही की जाए। अचानक से दरियां बिछानी शुरू कर दी जाती है। करीबन 150 लोग वहां पर आकर बैठ जाते हैं। मुंशी हाजी लालू के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। वहां बैठे हुए लोगों का एक एक कर नाम बोला जाता। वो शख्स उठता, उसको पुलिस की पोस्ट दे दी जाती और ऐसे ही पुलिस वालों के मुताबिक उनकी कई जगह पर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता था। हाजी लालू ने वहां आए रिपोर्टर से कहा, अखबार वाले बोलते हैं कि मैं क्रिमिनल हूं, मैं पुलिस वालों को हफ्ता देता हूं। अब आपको समझ आ गया, मैं पुलिस वालों को हफ्ता नहीं देता, पुलिस मुझे दे सकती है। ये ट्रांसफर पोस्ट जो आपने देखी है, मैं इनसे पैसा नहीं लेता, ये मेरे लिए काम करते हैं और ये मेरी ताकत है। रहमान के पिता दाद मोहम्मद उर्फ दादल और उसके भाई पीपल्स पार्टी में शामिल थे। दाद मोहम्मद उर्फ दादल 4 भाई थे। उनके पिता का एक बर्फ खाना था। 70 की रिहाई में इन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जलजिया ने एक क्रैकडाउन शुरू किया। उस क्रैकडाउन के दौरान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी,
जिसमें दाद मोहम्मद उर्फ दादल भी थे। बीमारी के चलते उनकी जेल में ही मौत हो गई थी। 6वीं कक्षा के बाद से ही रहमान ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। वो कुछ दोस्तों के साथ रहने लगा। उनके साथ मिलकर उसने आवारागर्दी करनी शुरू कर दी। कुछ लड़के क्राइम से जुड़ रखे थे तो रहमान भी उनकी तरह बनते जाने लगा। जब वो 13 साल का था तो उसको एक व्यक्ति ने पटाखे फोड़ने से मना कर दिया था, तो रहमान ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। उस मामले में FIR तो हुई, लेकिन कम उम्र होने की वजह से पुलिस ने रहमान को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जुर्म की दुनिया में आने का उसका ये पहला कदम था। 18-19 साल की उम्र में उसने आरिफ बलोच के गैंग को ज्वाइन कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1992 में रहमान का ड्रग्स को लेकर नदीम अमीन और उसके दोस्त नन्नू से झगड़ा हो जाता है। नदीम अमीन पर 30 केस दर्ज थे। रहमान और आरिफ ने नदीम और नन्नू को गोलियां मारकर उनका कत्ल कर दिया। रहमान के हाथों ये पहला कत्ल था। रहमान और आरिफ फरार हो जाते हैं। उसी दौर में बाबू डकैत ने ताज मोहम्मद उर्फ ताजू, जो कि रहमान का चाचा था, उसको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हाजी लालू ने रहमान को अपने साथ ले लिया। उस समय बाबू डकैत और हाजी लालू की आपस में दुश्मनी चल रही थी। बाबू डकैत से निपटने के लिए हाजी लालू को किसी जोशीले व्यक्ति की जरूरत थी। 1993 में रहमान और बाबू में झगड़े होने शुरू हो गए। रहमान ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबू पर हमला कर दिया। वहीं बाबू डकैत को रहमान का भाई गोली मार देता है, जिसमें बाबू डकैत जख्मी हो गया। रहमान और उसके भाई की दलेरी देखते हुए हाजी लालू ने उनको अपने साथ मिला लिया। हाजी लालू ने रहमान को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था। रहमान को भी हाजी लालू की सपोर्ट मिल गई थी। हाजी लालू ने रहमान की शादी उसी घर में की जहां पहले वो अपने बेटे अरफात की शादी कर चुका था। रहमान और अरफात दोनों एक तरह से एक दूसरे के साड़ू थे। अब शाहनाबाद से लेकर लयारी तक हाजी लालू ही गैंग को ऑपरेट करने लगा था। रहमान डकैत, अरशद पप्पू, अरफात, इन सब ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हफ्ता वसूली, किडनैपिंग की वारदातें बढ़ने लगी तो पुलिस ने आरिफ पर शिकंजा कसने की ठान ली। 18 फरवरी 1995 में आरिफ और रहमान अपने दूसरे साथियों के साथ हमरा ओस्मानाबाद मिल्स एरिया में पाक पाइप मिल्स की खाली बिल्डिंग में इकट्ठा थे। पुलिस को उनके यहाँ होने की जानकारी किसी ने दे दी थी। पुलिस ने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। आरिफ तो पुलिस की गोली का निशाना बन जाता है, मगर रहमान अपनी पूरी स्पीड से वहां से भागा और आगे बड़ी दीवार पर चढ़कर वहां से भाग गया। उस इंसिडेंट के थोड़े ही महीने बाद 18 मई 1995 को कलाकोट में फायरिंग से एक घर में रहमान बलोच की मां खतीजा बीबी मारी गई। जिसने वो फायरिंग की थी वो कोई और नहीं बल्कि रहमान था। रहमान ने पुलिस को बताया कि उसको शक था कि उसकी मां पुलिस मुखबर बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि रहमान ने अपनी मां को इसलिए मारा, उसको शक था उसकी मां का किसी दूसरे शख्स के साथ संबंध है। जल्द वो समय भी आ गया जब MQM के खिलाफ ऑपरेशन चलना शुरू हो गया। इससे हाजी लालू के ग्रुप के खिलाफ एक्शन का भी दबाव था। इसको देखते हुए हाजी लालू ने अपने बेटे अरफात और रहमान डकैत की कुर्बानी का फैसला ले लिया। कहते हैं हाजी लालू से रहमान डकैत को मांगा गया था। हाजी लालू मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया हुआ था। जिसके बाद उसने अरफात और रहमान डकैत की गिरफ्तारी का फैसला किया। हाजी लालू ने रहमान को अपने बेटे अरफात के साथ मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ को भेजा। पुलिस वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ये बात सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं थी, उनका वहां एनकाउंटर होने वाला था। हाजी लालू को नहीं पता था कि उनका एनकाउंटर होने वाला है। उसको लगा था कि उनकी सिर्फ गिरफ्तारी होगी। बताया जाता है जब रहमान अरफात को मेवा शाह कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया गया था तो वहां से एक फैमिली वापस जा रही थी। उन्होंने रहमान की गिरफ्तारी देखी। रहमान की फैमिली को इसके बारे में बताया गया। रहमान की फैमिली के एक सियासी परिवार से अच्छे ताल्लुकात थे। उस दौर में उसी फैमिली से गवर्नर भी थे। वहां दोनों फैमिली में हुई बातचीत से एक तरह से रहमान की जान बच जाती है। इसके बाद रहमान की गिरफ्तारी औरंगी से दिखाई गई। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो रहमान और उसके साथी
अली ईरानी और हनीफ को मेवाशाह से नहीं बल्कि गोलीमार से रेंजर्स ने अरेस्ट किया था। उन पर इलीगल वेपन रखने का आरोप था। 2 हफ्ते बाद उनको औरंगी टाउन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। रहमान 2.5 साल जेल में रहा। जब वो जेल में था तो उसके हाजी लालू से रिश्ते बिगड़ते चले गए। हाजी लालू ने अपने बेटे अरफात की जमानत करवा ली थी, लेकिन रहमान अभी भी जेल में था। जेल से रहमान ने हाजी लालू को कई मैसेज भिजवाए। रहमान ने कहा, जो मेरा पैसा आपके पास पड़ा है उसका इस्तेमाल मेरी जमानत पर करें। लोग बताते हैं उस दौर में वो पैसा जो था वो 1 करोड़ था। हाजी लालू ने जवाब देते हुए कहा, कौन सा पैसा, मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है। यहाँ से हाजी लालू और रहमान में बिगड़ जाती है। पहले जब अफशानी गली कलाकोट के केसेस में रहमान अंदर गया था तो वहाँ ये लोग जब इकट्ठा हुआ करते थे तो वो पानी की तरह पैसा बहाते थे। जेल से जब ये लोग सिटी कोर्ट में आते थे तो वहाँ उनकी पेशी होती थी। पेशी के बाद शाम को गाड़ी ने आना होता था। उतनी देर तक उनको वहाँ वेट करना पड़ता था। जो पुलिस वाले उससे मिले होते थे उनको पैसा देकर वो अपने घर आ जाता था। पुलिस वाले भी उसके साथ होते थे। एक वो समय भी आया जब बाहर पुलिस वालों की खातिरदारी की जा रही थी। जब ज्यादा समय लगने लगा तो पुलिस ने अंदर जाकर देखा कि रहमान वहां नहीं था, वो फरार हो चुका था। सिटी कोर्ट ने उन पुलिस वालों ने फर्जी FIR दर्ज करवाई कि हम उसको ले जा रहे थे तो वो चकमा देकर यहाँ से फरार हो गया, जबकि रहमान अपने घर लयारी से भागा था। 10 जून 1997 को वो सिटी कोर्ट से फरार हुआ था। पुलिस वालों से उसके लिंक बन चुके थे। वो कई बार ईरान गया और कई बार कराची आया। रहमान ने बताया था कि उसने पुलिस की मदद से ड्रग्स जुए के अड्डे खोले थे। हब में उसने एक आलीशान घर भी बनाया था। वो उसका व्हाइट हाउस था। उस व्हाइट हाउस पर चौधरी असलम ने भी एक बार धावा बोला था। रहमान ने दोबारा लयारी में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। उसने अपने दुश्मन बाबू डकैत को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रहमान और उसके लोगों ने हाजी लालू और उसके बेटों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। लयारी में दोनों में गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। एक तरफ थे हाजी लालू, उसके बेटे अरशद पप्पू, अरफात और उसके लोग। वहीं दूसरी तरफ थे रहमान बलोच, नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला, जाहिद शरीफ केचू और फैजल पठान शामिल थे। जहां एक समय रहमान और अरफात की अच्छी बना करती थी, अब रहमान की जगह इनायत ने ले ली थी। एक दिन रहमान लयारी में इनायत को मार डालता है। पुलिस की माने तो रहमान ने टारगेट किलिंग जैसे कामों को भी शुरू कर दिया था। 2001 में उसको कराची अंडरवर्ल्ड डॉन शोएब खान की सुपारी दी गई थी। 2 करोड़ की ये सुपारी भोलू गैंग के मंजर अब्बास ने दी थी। रहमान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मलीर पुल पर शोएब खान पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में शोएब खान जख्मी हो गया था, मगर 4 पुलिस वाले मारे गए थे। रहमान का कई दूसरे गैंग के लोगों को मारना ऐसे ही चलता रहा, लेकिन रहमान और उसकी गैंग की असली लड़ाई लालू गैंग से ही थी। फिरौती, जुए, सट्टे के धंधों से जो पैसा आता था उसको लेकर उनमें झगड़ा था। लयारी के कश्ती चौक, वहां से बलोचिस्तान के लिए बसें चला करती थी। वहां पर सिंध बलोचिस्तान ट्रांसपोर्ट का एक ऑफिस भी था। मेहरान बलोच वहां का हेड था। मेहरान बलोच हाजी लालू का आदमी था। उस बस अड्डे के हफ्ते का पैसा हाजी लालू को जाता था। रहमान ने मेहरान बलोच को वहां से हटा दिया और उसकी जगह मामा फैजू को उसने हेड बना दिया। अब उस अड्डे से पैसा रहमान को जाने लगा। हाजी लालू को ये चीज बहुत बुरी लगी। एक दिन लालू का बेटा अरशद पप्पू अपनी ऑल्टो कार में आता है और बस अड्डे के ऑफिस से मामा फैजू को अगवा कर लेता है। मामा फैजू को छोड़ने के बदले में अरशद पप्पू ने भारी रकम मांगी। वो रकम उनको दे दी गई। 4-5 दिन मामा फैजू को अपने पास रखा। बाद में उसकी लाश मिली। इसके बाद रहमान और हाजी लालू में और ज़्यादा बिगड़ गई। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की माने तो अरशद पप्पू ने कलाकोट में रहमान पर हमला भी किया था, मगर रहमान बच गया था। अब पप्पू ने रहमान के रिश्तेदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया। हालत इतने बिगड़ गए थे कि रहमान को लयारी से बलोचिस्तान फरार होना पड़ा। जल्द वो समय भी आ गया जब पुलिस ने अरशद पप्पू और हाजी लालू को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद रहमान बलोच वापस लयारी आ जाता है। वो अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारता जा रहा था।
दोनों की दुश्मनी में बहुत लोग मारे जा रहे थे। कई बड़े लोगों ने उस खूनी मंजर को रुकवाने की कोशिश की, मगर दोनों तरफ से कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यह परवेश मुशर्रफ का दौर था। आसिफ जरदारी वैसे तो जेल में थे, मगर बीमारी के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाजी लालू उन दिनों जेल में थे। हाजी लालू को कहा गया कि उनको जमानत दे दी जाएगी, मगर लयारी में खून खराबा रुकना चाहिए। वहीं एक बलोच सरदार ने कहा, हाजी लालू तो मान जाएंगे, मगर रहमान की गारंटी कौन लेगा। अनवर भाईजान को भी इसमें उतारा गया। अनवर भाईजान अरशद पप्पू के मामूसर थे। वहीं वो समाजी शख्सियत थे, सब उनकी बात मानते थे। उन्होंने अभी रहमान से बातचीत की शुरुआत ही की थी कि 8 जनवरी 2005 को रहमान ने उनका भी कत्ल कर दिया। अनवर भाईजान के जाने के बाद अब सुलह होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं बची थी। अरशद पप्पू ने उसके जवाब में रहमान के रिश्ते में लगे चाचा को मार दिया। कहते हैं उसके चाचा की आखिरी चीखें रहमान को फोन पर सुनाई गई थी। परवेश मुशर्रफ के उस दौर में MQM मुदीता कौमी मूवमेंट का शहर पर दोबारा होल्ड हो चुका था। रहमान ने भी गोली मार मलीर, कासिमाबाद, खामोश कॉलोनी दिगर इलाकों में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। इन इलाकों में उसको लोग जुए फिरौती और हफ्ते के कलेक्शन को रहमान तक पहुंचाते थे। इस सब को देखते हुए SP चौधरी असलम को फील्ड पर उतारा गया। टास्क फोर्स के साथ चौधरी असलम ने बदमाशों को खदेड़ना शुरू कर दिया। एक दिन चौधरी असलम को खबर मिली कि रहमान हब में अपने व्हाइट हाउस में है। रहमान के लोग वहां पहले से तैयार थे। पुलिस के वहां आते ही वो पुलिस पर हमला कर देते हैं। उनकी फायरिंग से SHO अशद भट्ट समेत 4 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, कुछ जख्मी हो गए। पुलिस रहमान को पकड़ने में नाकाम हो गई थी। वो वापस आ जाते हैं। इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद 22 मई 2005 को रहमान का भाई रहीम लयारी में पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। बताते हैं कि चौधरी असलम ने उन पर हुए हमले का रहमान से बदला लिया था। रहमान की तलाश अब भी जारी थी। 1 साल बाद रहमान का सुराग कोटा में मिला। 18 जून 2006 को कोटा के सैटेलाइट टाउन से रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी को शो नहीं किया गया। पुलिस ने उससे तफ्तीश जारी रखी। तफ्तीश का सिलसिला चल ही रहा था कि चौधरी असलम खुद अरेस्ट हो जाते हैं। 12 जुलाई 2006 को चौधरी असलम की टास्क फोर्स ने एक पुलिस मुकाबले में वांटेड चल रहे गैंगस्टर माशूक बरौही को मारने का दावा किया। बाद में पता चला कि जो शख्स पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है वो माशूक बरौही नहीं, बल्कि एक बेगुनाह व्यक्ति रसूल बख्श बरौही था। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इसको लेकर नोटिस जारी किया। वहीं रहमान की पत्नी ने हाई कोर्ट में अर्जी देते हुए कहा कि रहमान की गिरफ्तारी को शो किया जाए। चौधरी असलम ने एक पुलिस ऑफिसर के थ्रू डील की। रहमान का परिवार अपनी अर्जी वापस ले ले, उसके बाद वो गिरफ्तारी शो कर देंगे। अभी इसको लेकर बात ही चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चौधरी असलम को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद जिस पुलिस वाले के पास रहमान को ठहराया गया था वो वहां से फरार हो जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि असलम चौधरी समेत 20 से 22 पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने ही उसको वहां से भगा दिया था। रहमान फिर से लयारी में आ जाता है। अरशद पप्पू से जंग दोबारा शुरू हो जाती है। अक्टूबर 2006 में नयाबाद के एक फ्लैट से अरशद पप्पू को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरशद पप्पू के सर की 30 लाख रुपए की कीमत रखी गई थी। उसके ऊपर 60 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। उसको अरेस्ट करके पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। दूसरी तरफ रहमान डकैत ताकतवर होते जा रहा था। वो लयारी का किंग बन गया था। इलेक्शन का दौर आ गया था। रहमान को पॉलिटिकल पावर की जरूरत थी। वही MQM का सामना करने के लिए पीपल्स पार्टी को रहमान की जरूरत थी। रहमान बलोच बेनज़ीर भुट्टो का बॉडीगार्ड भी बन गया था। रहमान की वजह से ही पीपल्स पार्टी की लयारी में अच्छी पकड़ बन गई थी। 27 दिसंबर को जब बेनज़ीर भुट्टो पर हमला हुआ था तो रहमान ने उनको बिलावल हाउस तक पहुंचाया था। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी ने जीत हासिल की। रहमान बलोच का भी भारी दबदबा माना जाने लगा। 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक पार्टी बनाई।
MQM पार्टी की जगह अमन कमेटी के यूनिट और सेक्टर्स बिल्ड कर दिए गए। इलाकों में अपने ऑफिस खोले गए। रहमान ने हफ्ता लेने वालों के एरिया को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। यही नहीं बल्कि ईरान से ऑयल के ट्रक जो आते थे उनको भी रहमान को पैसा देना होता था। हफ्ता ना देने पर गोलियों और बॉम्ब से हमला कर दिया जाता था। रहमान ने उस पैसे से करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 तक रहमान कराची और बलूचिस्तान के कई इलाकों में 150 एकड़ जमीन, 33 घर, 34 दुकानें, 12 प्लॉट का मालिक बन गया था। उसने ईरान में भी प्रॉपर्टी बना ली थी। 2007 और 2008 में तो इससे भी ज़्यादा उसने प्रॉपर्टी बना ली थी। पैसा आने के बाद उसने इलाके में मदरसे, पार्क, सड़कें और क्लिनिक बनवाए। आज भी उसके रिश्तेदार और कई लोग उसको रॉबिन हुड मानते हैं। रहमान वहां अपने तौर पर फैसले लिया करता था। बताया जाता है मलिक फयाज, जो कि रहमान का एक तरह से कैंडिडेट था, उसके सामने कैंडिडेट मलिक मोहम्मद खान नाम का शख्स था जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था। रहमान की सपोर्ट से मलिक फयाज की जीत हो जाती है। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट लयारी में हार जाता है। 3 साल बाद रहमान ने मलिक से इस्तीफा मांगा। फयाज वो इस्तीफा दे देता है। वहीं रहमान ने एक और इस्तीफा मांगा, वो था किमाड़ी के टाउन नाजीम से हुमायूं खान का। हुमायूं खान ना तो रहमान की सपोर्ट से जीता था और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से। वो मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन टिकट पर जीत कर आए थे। हुमायूं खान इस्तीफा देने से मना कर देता है। इसकी शिकायत हुमायूं खान ने बलूचिस्तान की एक ऐसे सियासी व्यक्ति से की जिसकी उस समय आसिफ अली जरदारी से बनती थी। उन दिनों 2009 में बलूचिस्तान के कई MLA MPs ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था। इस शिकायत को सीरियसली लिया गया। BBC रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने चौधरी असलम को आदेश दिया था कि रहमान को मारना नहीं है, उसको कोर्ट में पेश करना है। चौधरी असलम फिर से रहमान को पकड़ने में लग जाते हैं। एक दिन उनको खबर मिली कि रहमान मंद बलूचिस्तान से वापस आ रहा है। कॉल को ट्रेस किया गया। नजीर जदगाल नाम का व्यक्ति जो कि रहमान का साथी था, उसकी रहमान से बात हुई। ये कॉल उसने अपने घर कुछ सेकंड के लिए की थी। उसने बस ये कहा था कि हम यहाँ से निकल रहे हैं कराची के लिए। पुलिस ने 0 पॉइंट पर नाकाबंदी की। ये नाकाबंदी आर्मी की यूनिफॉर्म में की गई थी। औरंगजेब नाम का शख्स कराची से जीप लेकर गया था। वो रहमान को लाने के लिए गया था। आते समय रहमान ने आर्मी यूनिफॉर्म में खड़े लोगों को देखा। उनको देखकर औरंगजेब को गाड़ी रोकने को कहा। जब गाड़ी रुकी तो सामने कैप्टन की वर्दी में इरफान बहादुर खड़े थे। उनके पीछे नमूदार और चौधरी असलम थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये खबर अखबार में छप गई थी कि रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत को अरेस्ट कर लिया गया है। अब लयारी के लोगों में डाउट होने लग गया था कि रहमान का एनकाउंटर हो सकता है। लयारी के जो मालदार लोग थे, किसी ने 10 लाख रुपए तो किसी ने 50 लाख रुपए, और वहीं औरंगजेब नाम का जो ट्रांसपोर्टर था उसने करीब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए थे। पैसा लेकर रहमान के लोग लयारी टास्क फोर्स के जो लीडर थे चौधरी असलम और उनकी टीम के पास गए ताकि रहमान को वो किसी तरह छुड़वा सके, मगर बात नहीं बनी। अगले दिन खबर आई कि रहमान डकैत समेत उसके 3-4 साथियों को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया है। बताया जाता है कि औरंगजेब और जो वहां पैसा लेकर गए थे उनको भी मार दिया गया था और पैसा भी रख लिया गया था। उनको मलीर लिंक रोड पर ले जाया गया था। प्रेस में बताया गया कि पुलिस ने एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, मगर गाड़ी में सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाड़ी में सवार 4 लोगों को मार गिराया, जिनमें रहमान डकैत, जदगाल अकील, इंग्लिश बूट वाला और औरंगजेब थे। वहीं रहमान के भतीजे का कहना था कि रहमान को बलूचिस्तान में किसी दावत में बुलाया गया था, वहां उसका कत्ल कर दिया गया। वहीं फिर चौधरी असलम को कहा गया कि आप आ जाना, आप अपना शो कर देना, इससे आपका रैंक बढ़ जाएगा। 30 साल के रहमान ने 3 शादियां की थी, उनसे उसके 13 बच्चे हुए। रहमान बलोच के मारे जाने के बाद भी लयारी वार का सिलसिला कहाँ थमने वाला था। रहमान की गैंग की कमान उज़ैर बलोच ने संभाल ली थी।
पीपल्स पार्टी को अब नई सपोर्ट मिल गई थी, वहीं अरशद पप्पू को MQM की सपोर्ट थी। फिर नई कच्ची राब्ता कमेटी बनाई गई। अगले 5 साल में लियारी की सड़कों पर इतना खून बहा जितना पिछले कई सालों में नहीं बहा था। अरशद पप्पू का कत्ल हुआ, जो हम इस वीडियो के शुरुआत में बता चुके हैं। दूसरी तरफ क्लीन अप ऑपरेशन में उजैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थी रहमान डकैत की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में SP चौधरी असलम पर बना वीडियो का लिंक डाल दिया है, जिसको वो वीडियो देखना हो वो देख लीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।